पर है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा दो टाइप के होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बेटा क्या हो गया? जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। सपोज यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसी जगह से जो कि आपकी रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो दोनों ही केस में क्या एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ कि जो जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ करते हैं आप लोग के लिए अच्छे समझ लें। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसे किसी हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं। आवाज सभी को क्लियर आ रही है ना बेटा? यस सर। ठीक है, हमने क्या किया, इस सब ऑब्जेक्ट को हमने किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है। तो इस पर किसी भी बॉडी के पर एक्सटर्नल फोर्सेस को नोट करना या उसको रिप्रेजेंट करना ही उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बेटा, तो देखो एम पर क्या क्या फोर्स लगेंगे। एक तो सबसे पहले इसका मास के वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, एम जी लगेगा कि नहीं लगेगा। दूसरा, इसने जब एम जी सरफेस पे लगाया तो सरफेस भी इस पर एक फोर्स लगाएगी। वो फोर्स बेटा किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मास एम इस तरीके से बन जाएगा। सेम यस सर। हम यदि इस सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सरफेस पर इस मास की वजह से एक फोर्स लगेगा और दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एन। ये दोनों एन क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि जितना बॉडी सरफेस पर लगाएगी फोर्स उतना ही सरफेस बॉडी पर फोर्स लगाएगी। ये बात क्लियर सभी को? अब एक से ज्यादा बॉडी है, सपोज हमारे पास भीतर दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, ये इस तरीके से रखी हुई है, दूसरे का मास m2 है, वो इस तरीके से रखी हुई है। अब हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब यदि दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो देखो अलग अलग हम बनाते हैं। सबसे पहले बेटा m1, m1 पे लगने वाले फोर्स, तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा m1g लगेगा। इस सरफेस की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में n1 लगेगा और m2 भी इस पर बेटा फोर्स लगाएगी, तो m2 की वजह से मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन n2 हो गया। ये बताओ क्या m1 का फ्री बॉडी डायग्राम सभी को समझ में आया? यस सर। क्लियर ना सभी को बिल्कुल अच्छे से? अब m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो m2 में बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स m2g लगेगा और ये m2 m1 पे फोर्स लगा रहा होगा। तो बेटा m1 पे फोर्स कितना? m2 ने m1 पे n2 लगाया, तो क्या बेटा m1 भी इस पर n2 लगाएगी। तो बताओ क्या फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 इज दिस। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 एंड m2 नोट कर लीजिए, आगे बढ़े।
हो गए नोट। ओके, अब नेक्स्ट का फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग ट्राई कीजिए। कोई सरफेस है, दो ब्लॉक्स रख दिए हमने, एक का मास बेटा m1 है और दूसरे का मास m2 है। सपोज इसका मास m1 है बेटा और दूसरे का मास m2 है। हमने फोर्स लगाया बेटा इस पर कोई F, और ये बेटा दीवार है। ठीक, m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सर हो गया। हो गया बेटा, चलिए वेरी गुड। देखो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए बेटा, तो m1 पर लगने वाले फोर्सेस, मैं अभी सभी फोर्सेस आपको इंक्लूड कर दे रहा हूँ। नॉर्मली क्या होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा सिर्फ हम उन्हीं फोर्सेस को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या ब्लॉक मूव कर सकते हैं बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर सकते हैं, से भी आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ। तो चलो फोर्सेस की बात करें तो बेटा m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, और सपोज नॉर्मल रिएक्शन n1 है और इस पर फोर्स बेटा यहाँ पर F हो गया, और m1 m2 जब बेटा m2 को धक्का देगा तो m2 भी बेटा इसे धक्का देगा किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं बेटा, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर कैसे लगेगी बेटा, ऊपर की तरफ। सपोज दिस इज n3, m1 बेटा जब m2 को पुश कर रहा है तो जब उस पर फोर्स लगा तो ये भी उस पर फोर्स लगाएगा बेटा, दिस इज n2। और m2 क्या दीवार को धक्का दे रहा है राइट डायरेक्शन में, तो दीवार भी बेटा इसे धक्का देगी, तो दिस इज n। अभी आपको सॉल्व करने की बात नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ फोर्सेस को बता रहा हूं। देखो ये क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछो। नो सर। क्लियर सभी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छे से देखो, फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आने चाहिए। देखो बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो एक मिनट चेंज कर दूंगा अच्छे से। अब बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मान लेते हैं बेटा इस वाले का स्फीयर का मास m1 है और इस वाले का मास m2। फटाफट
सर हो गया। चलिए मैं बना रहा हूँ बेटा। अब देखो, यदि हम M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो M1 पे लगने वाले फोर्सेस, मास यदि बेटा इसका M1 है तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा क्या M1G लगेगा। इस वॉल की वजह से, इस वाली दीवार की वजह से मान लेते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ हो गया है बेटा N1। M2 भी तो बेटा इसे धक्का दे रहा है, तो M2 बेटा देखो इंक्लाइंड इस तरीके से है, तो क्या ये बेटा N2 हो जाएगा। इस पे क्या कोई फोर्स छूटा हुआ है M1 पे? M1 का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या कोई छूटा हुआ है? नो सर। बिल्कुल छूटा हुआ है। क्या M1 सरफेस पे नहीं रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है? जब M1 जमीन पे रखा हुआ है तो क्या जमीन इस पर ये फोर्स लगाएगा बेटा, तो जमीन भी इस पर फोर्स लगाएगी। तो मान लेते हैं वो हो गया N3। अब ये हो गया बेटा M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस पर लगने वाले फोर्सेस। सबसे तो पहले बेटा M2G हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ये हवा में है बेटा, हवा में अर्थ पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो इस सरफेस भी इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। लेकिन N2 बेटा इसने किस पर लगाया, M1 पे लगाया, तो M1 भी इस पर N2 लगाएगी। इसके अलावा ये बेटा लेफ्ट राइट साइड के वॉल से कनेक्ट कांटेक्ट में है तो वो भी इस पर फोर्स लगाएगी। मान लेते दिस फोर्स इज M2। अब देखो बेटा किसी को डाउट हो? जो वॉल पर फोर्स लगा रही है वो नॉर्मल रिएक्शन ही है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर। सारी फोर्सेस कैसे सारी फोर्स? जैसे दो स्टोन के बीच में ये भी मतलब वही परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं। समझे नहीं, कैसे परपेंडिकुलर फोर्सेस? मतलब ये दोनों स्टोन के बीच में जो फोर्स होगी वो भी नॉर्मल रिएक्शन होगी। नाम की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? नहीं, ये दोनों जो स्टोन है जैसे N2 और वो मैं N2 समझ, जो अरे वो फोर्सेस मैं है समझ गया। ये तुम्हारा नॉर्मल का मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब नहीं समझा। इनको क्या नाम देंगे, सर ये ये क्या कह रहे रहे? हैं मतलब इनको F2 या F से कुछ से रिप्रेजेंट कर दे या सिर्फ एंड नॉर्मल रिएक्शन के लिए होता। अगले होगा फोर्स है वो, तो तुम जैसे चाहो वैसे रिप्रेजेंट कर दो। तो फोर्स है वो कैसे भी कर दो, लेकिन वे ये तो तुम्हें समझ में आ ही रहा ना कि रिएक्शन फोर्स है ये, यस सर। तो इसलिए मैंने नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया। और बेटा कोई डाउट किसी को? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब समझिए बेटा, एक्सटर्नल फोर्सेस किसी बॉडी पे लगते हैं तो उसे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अब इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। देखो सपोज कोई दो ब्लॉक्स दिए हमारे पास। एक ब्लॉक हो गया बेटा M1, दूसरे का मास है बेटा M2। हमने इस पर फोर्स बेटा कनेक्ट कर लगाया F। हमें क्या बताना है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो कभी भी बेटा कंबाइंड सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना हो तो डायरेक्टली नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लगा देंगे। क्या करेंगे हमेशा बेटा, अब ये बताओ क्या दोनों ही ब्लॉक्स आपके सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे? किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी किस तरफ, राइट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में ही होगा। इक्वेशन लगा दीजिए आप, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स क्या है बेटा, नेट फोर्स आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वो भी राइट डायरेक्शन में, तो एफ हो गया। टोटल मास क्या हो गया बेटा, M1 प्लस M2 इंटू ए। तो क्या बेटा ए इक्वल्स टू डायरेक्टली आपका F अपॉन M1 प्लस M2 आ जाएगा। एक तरीका बेटा ये हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। डायरेक्टली आपको कभी भी एक्सीलरेशन निकालना हो तो सिंपल सा तरीका है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन।
समझ में आ गया सभी को ये? अब दूसरा जो मैंने अभी आपको सिखाया है वो अभी मैंने क्या बताया है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। चलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो मेथड 2 नोट करते जा रहे हो ना साथ में? वैसे मैं लेक्चर नोट सेंड कर दूंगा लेकिन कई बार रिकॉर्ड नहीं हो पाते नोट्स। मेथड 2 क्या है कि हम M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो देखो इसमें मोशन बेटा किस डायरेक्शन में पॉसिबल है? क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है इसमें? क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? नो सर। वर्टिकल में मूव नहीं कर सकते, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को लिखेंगे। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो फोर्स लग रहा है बेटा F, दूसरा अब M2 जो है बेटा वो M1 को पुश कर रहा होगा इन द राइट डायरेक्शन। तो बेटा जब M2 M1 को राइट डायरेक्शन में धक्का देगा तो क्या बेटा M1 भी इसे बेटा धक्का देगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम उस फोर्स को N मान लेते हैं। ये सपोज दिस इज द कांटेक्ट फोर्स। हम क्वेश्चन में एक चीज और इंक्लूड कर लेते हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट द कांटेक्ट फोर्स, ऑल्सो कैलकुलेट द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जरूरत है ही तो उसको भी हम निकाल ले रहे हैं। तो देखो अब बेटा आगे ये क्या हो जाएगा? अच्छा एक्सीलरेशन ऑफ M2 क्या है? क्या राइट डायरेक्शन में है बेटा एक्सीलरेशन? M2 ब्लॉक किस डायरेक्शन में यस मूव सर। कर रहा है? राइट डायरेक्शन में। इक्वेशन लिखेंगे हम हमेशा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उस डायरेक्शन को हम प्लस मानेंगे। बात क्लियर है? एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को प्लस मानेंगे। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर राइट डायरेक्शन में है तो हम राइट डायरेक्शन को ही प्लस मानेंगे। राइट डायरेक्शन में बेटा फोर्स F है, जो N है बेटा वो लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये माइनस हो जाएगा। मास की वैल्यू बेटा M2 है, तो ये पहली इक्वेशन किसी को डाउट हो तो बताओ। क्लियर सभी को? नो सर। अच्छा यस अब हम सर। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो M1 पे क्या नॉर्मल रिएक्शन के अलावा राइट डायरेक्शन में और कोई फोर्स लग रहा है? देखो डायरेक्टली तो हमने कोई यस फोर्स सर। अप्लाई नहीं किया, हमने M2 पे अप्लाई किया था। तो M2 ने M1 पे धक्का दिया होगा, उसे ही हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, सॉरी रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में सेम एक्सीलरेशन से मूव कर ही रहे हैं। तो इसमें अब आप इक्वेशन लिखिए। तो अगेन नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसमें बेटा एक ही डायरेक्शन में फोर्स है तो वो तो सीधे N हो जाएगा, और मास की वैल्यू क्या है बेटा M1 इंटू ए। अब इक्वेशन 1 में आप N की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा F माइनस M1 इंटू ए इज इक्वल टू M2 इंटू ए। तो यहां से F इक्वल टू क्या आ गया बेटा M1 प्लस M2 इंटू ए, और A की वैल्यू आ गई F अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2। देखो बेटा डायरेक्टली यही तो आ गया था हमारे, एक लाइन में आ गया था A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको जो आपकी A की वैल्यू आई है इसे बेटा सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप। सेकंड इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा M1 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2। नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बेटा क्लियर कर लीजिए। किसी को भी डाउट हो तो क्लियर कर लो। M2 में सर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगी अब डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में बेटा? अब बर्ड। हाँ लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लेकिन क्या इसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में यदि मोशन नहीं हो रहा है तो अब ये सी बात है वहां पर नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा, इसलिए हमें उस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोशन जिस डायरेक्शन में हो तो उन फोर्सेस को मैंने लिख दिया। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो क्या ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे? यस सर। इसी वजह से नहीं है उसे मैंने लिखा।
और कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास सपोज दो ब्लॉक्स हैं, दो की जगह हम ऐसा करते हैं तो तीन ब्लॉक इंक्लूड कर देते हैं। M1 हो गया, M2 एंड M3। हमने इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स F लगाया। हमें क्या बताना है बेटा? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, find the acceleration of each block and also find the contact force between M1 and M2 and M2 and M3। क्लियर है बेटा? चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। चलिए बेटा मैं इसको बता रहा हूँ। एक्सीलरेशन का तरीका बेटा मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सीलरेशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बेटा नेट फोर्स क्या सिर्फ F है, टोटल मास क्या है बेटा? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो क्या यहाँ पे बेटा जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये क्लियर है सभी को? अब हम क्या करें बेटा? हमें चाहिए M1 M2 के बीच का बेटा नॉर्मल रिएक्शन और M2 और M3 का। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं।
तो M1 का यदि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो बेटा M1 पर फोर्स लगा बेटा इस डायरेक्शन में F, तो M1 पर M2 की वजह से नॉर्मल रिएक्शन बेटा इस डायरेक्शन में, सपोज दिस इज N1 और एक्सीलरेशन इज A। देखो इसमें कोई डाउट? बोलो बेटा किसी को डाउट? सीधे फिर से बेटा वही नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है बेटा। यदि एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है राइट डायरेक्शन को ही हम प्लस मानेंगे। तो ये क्या हो गया, F माइनस N1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए। M1 की वैल्यू बेटा फर्स्ट इक्वेशन से लिख दीजिए, सॉरी एक्सीलरेशन की वैल्यू फर्स्ट से रख दीजिए बेटा। एक्सीलरेशन क्या, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो बेटा यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 और M2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, F माइनस M1F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। F कॉमन ले लीजिए, ये बचा बेटा 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। एलसीएम ले लेंगे, M1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया बेटा M2 प्लस M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। तो किसी को डाउट हो तो पूछो। फिर हो गया। अब बेटा यदि दूसरा हम इसमें क्या करें, M2 के फ्री बॉडी डायग्राम को बना लेते हैं। M2 के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, देखो बेटा M2 नहीं, M2 का नहीं बेटा, ऐसा करो आप M3 का बनाओ, ज्यादा आसान होगा क्योंकि उस पर एक ही फोर्स लग रहा है। M3 पर बेटा कौन फोर्स लगाएगा, सिर्फ M2 लगाएगा। मान लिया M2 ने बेटा इस पर फोर्स लगाया N2, और एक्सीलरेशन तो राइट डायरेक्शन में ही है। फिर से नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स बेटा N2 है, मास की वैल्यू m है, और एक्सीलरेशन क्या हो गया बेटा, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है बेटा, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।